अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, ये आयरनी भी खूब है कि जिस वजीर आजम को अपने मुल्क में बैड गवर्नेंस पे तनकीद का सामना है, वो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक और मुल्क के ऊपर एक वर्ल्ड लीडर हु एस्पाउसेस कॉन्फिडेंस, इज इंस्पिरेशनल, उसके तौर पर देखा जा रहा है। उनकी तकरीर को सराहा जा रहा है, उनके बर्जस्ता जवाबात के लोग मोतरफ हैं और उनकी सफारतकारी की तारीफ भी की जा रही है। हम खुश तो हैं अनडाउटेडली कि पाकिस्तानी लीडर आलमी दुनिया में सराहा जा रहा है कि उसको टाइम मैगजीन ने भी अपने कवर का हिस्सा एक मुस्बत अंदाज में बनाया है, मगर अंदरूने खामना मामला थोड़े फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तख्ते लाहौर की सरजंग मुतालबों, धमकियों और खुफिया कारस्तानियों से होती हुई अब खुले मैदानों में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का 5 नशिस्तों के साथ वफाक और 10 नशिस्तों के साथ तख्ते पंजाब को तख्ता होने से बचाने में अहम किरदार है। 40 साल तवील सियासी तजर्बा, वजारत आला, डेप्यूटी वजीर आजम, दर्जनों वजारतों, गवर्नर, वफाक और सूबे में अपोजिशन लीडर होने का वसी तजर्बा रखने वाली मुस्लिम लीग काफ हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने का भी फन खूब जानती है। अब इस मुस्लिम लीग काफ के सामने इस मर्तबा पंजाब पर अपना सिक्का कायम करने का सुनहरी मौका था, मगर राह में हायल वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी है। वसीम अकरम प्लस का खिताब पाने वाले बुज़दार साहब की सादगी पर एतराज की गुंजाइश ना भी हो, मगर कारकर्दगी पर सवालिया निशान जरूर है। कुछ कर दिखाने की हसरत रखने वाली काफ लीग मगर वजीर आजम के हाथों मजबूर दिखाई दे रही है कि जिनकी नजर इंतखाब में बुज़दार साहब की सलाहियतों से कोई और आशना ही नहीं। कप्तान का अपने वसीम अकरम प्लस पर बला का ये एतमाद अपनी जगह, लेकिन 17 महीनों के इक्तदार में पंजाब अमलन 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। अवाम तो अवाम, अब पंजाब हुकूमत और पीटीआई के अंदर से बुज़दार साहब पर उंगलियां उठ रही हैं। सादा मिजाज बुज़दार साहब का मुकाबला उस शहबाज शरीफ, शहबाज स्पीड कह लीजिए से है कि जिनके दौर में काबीना ही नहीं पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी लाइन हाजिर होती थी, मगर नए पंजाब के आते ही पुराने बाबुओं को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। इल्जाम यह था पुराने बाबू मुतवाले नजरियात के हामिल और करप्ट हैं। बुज़दार साहब जैसे शरीफ नफ्स को चलने नहीं दिया जाएगा। पहले पहल तो बाबुओं का कांटा निकला। 16 माह में 5 आईजीज, 2 चीफ सेक्रेटरी और दर्जनों बार ब्यूरोक्रेट तब्दील हुए। गुमान था कि इस उखाड़ पिछाड़ के नतीजे में पंजाब नए अंदाज में चलेगा और चहारसूद तब्दीली रूनुमा होगी, मगर शुमाई किस्मत बात फिर भी ना बनी। आज पूरा पंजाब शहबाज शरीफ के उन्हीं बाबुओं के हाथ में है। सानेह मॉडल टाउन का इल्जाम सहने वाले शहबाज शरीफ दौर के ग्रेड 22 के अफसर मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को 26 नवंबर 2019 को चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया गया। ये वो अफसर हैं कि जिन पर शहबाज शरीफ अंधा एतमाद करते थे। कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला शहबाज शरीफ दौर में कमिश्नर मुल्तान थे। मुल्तान मेट्रो की तकमील में कलीदी किरदार रहा, मगर तहरीक इंसाफ तब मेट्रो प्रोजेक्ट में करप्शन करने का इल्जाम लगाती रही और आज ये साहब वर्क्स एंड सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं। शौकत अली शहबाज शरीफ दौर में फाइनेंस सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ऑरेंज लाइन रहे। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा उन्होंने ही सुपरवाइज किया और पीटीआई उन पर भी करप्शन के इल्जामात लगाती रही, मगर आज पंजाब हुकूमत ने उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी तैनात कर रखा है। उन्हें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एजेंडा के लिए भी मुंतखब कर दिया गया है। इफ्तिखार साहू ने नाजरीन पुराने पंजाब में प्लानिंग सेक्रेटरी के ओहदे पर तमाम तरक्याती मंसूबों और प्रोजेक्ट्स में अहम जिम्मेदारियां निभाई। आज पर्सनल सेक्रेटरी तैनात हैं। कैप्टन रिटायर्ड महमूद शहबाज शरीफ टीम के अहम तरीन मेंबर। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में उन पर भी करप्शन के इल्जामात लगाए गए और आज इसी पीटीआई ने उन्हें कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर रखा है। अब्दुल्ला सुंबल शहबाज शरीफ हुकूमत के ताकतवर सेक्रेटरी थे और तब कोऑर्डिनेशन और कमिश्नर लाहौर, आज सेक्रेटरी ऑफ सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। और बुज़दार साहब के नए सेक्रेटरी डॉक्टर शुएब अकबर शहबाज शरीफ के खसूसी सेक्रेटरी दाखिला, वर्ल्ड लाइफ के डायरेक्टर और लेबर सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम देते रहे। ये चंद मिसालें आपके सामने हैं, वगरना तो शहबाज शरीफ की पूरी टीम जो है इस वक्त अजीज स्पीक बुज़दार हुकूमत चला रही है, लेकिन फिर भी पंजाब चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा नुक्ता यह है कि अफसरशाही किसकी सुन रही है। इख्तियारात में शुतर बेमुहार इस अफसरशाही की किसी हुकूमती नुमाइंदे की नहीं चल रही। इत्तेहादी और जमात के अपने ही अंदर नाराज अरकान हैं, मगर यह शायद कोई नहीं जानता कि अफसरशाही किसकी सुनती रही है और किसे साफ जवाब दे रही है। इल्जाम अगर ब्यूरोक्रेसी की गैर फालियत का है तो सवाल यह है कि इस ब्यूरोक्रेसी को मुतहर्रिक करना किसने है। एक तरफ ब्यूरोक्रेसी का ये रोना है तो दूसरी तरफ अपने ही मेंबरान सूबाई असेंबली नशमन पर बिजलियां गिराने के लिए तैयार हैं। तरक्याती फंड्स की अदम फरामी पर दर्जनों हुकूमती अरकान नाराज हैं।
कि जिन्हें आज वजीर आला पंजाब मनाने में मसरूफ रहे। काफ लीग का जहांगीर तरीन से एक हफ्ते में मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी का वक्त आज खत्म हुआ जाता है, जो पेशरफ सामने भी है। जहांगीर तरीन की यकीन दहानी पर चीफ सेक्रेटरी की मुनस इलाही से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में काफ लीग के हलकों को 20 अरब रुपए के फंड जारी करने और ब्यूरोक्रेसी को काफ लीग के मातहत करने का रोड मैप भी तैयार किया गया। नाज़रीन, ज़राए इंकशाफ कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के काफ लीग के मातहत चले जाने से वजीर आला पंजाब अमलन बेइख्तियार हो जाएंगे, इसे बल्कि कह लीजिए मजीद हो जाएंगे, क्योंकि पिछले चंद हफ्तों और महीनों के अंदर गिला यही है कि लास्ट बड़ी ओवरऑल के बाद बुज़दार साहब एक सेरेमोनियल वजीर आला बन के रह गए। बुज़दार साहब की इस बेइख्तियारी का सबब अगर कहीं ब्यूरोक्रेसी है तो वहीं तख्ते पंजाब पर गिरफ्त मजबूत रखने की लड़ाई का शाखसाना भी। पंजाब जो 2018 तक मियां बरादरान की मुकम्मल दस्तरस में था, इस वक्त पंजाब पर बुज़दार ग्रुप, सरवर ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, चौधरी ग्रुप आमने सामने हैं। हर कोई मुस्तकबिल में पंजाब की सियासत में खुद को मजबूत देखने का ख्वाहा है। अपने अपने प्यादों की इस सब बंदी में हुकूमत कमजोर और ग्रुप मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। नून लीग की पेशकश के बाद काफ लीग की अहमियत दो चंद है और अपनी ही पार्टी के नाराज अरकान के ब्लॉक की तश्कील के बाद पंजाब हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। ये सवाल भी अभी यही छोड़ देते हैं कि इस खींचातानी में अगर पंजाब तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गया तो वफाक का मंजरनामा क्या होगा। आज इसी हवाले से बात करेंगे। वेरी शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद देत कहेंगे दिलीप अब्बास साहिबा को, मेंबर कौमी असेंबली हैं PTI से। हमारा साथ देंगी नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। मलिक अहमद खान साहब तर्जुमान रह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब की पंजाब हुकूमत के। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नफीसा शाह साहिबा, आपसे आगाज करूंगी। फरमाइएगा कि एक इंटरनेशनल फोरम पे वजीर आजम पाकिस्तान की तकरीर, उनका लहजा, उनका कॉन्फिडेंस बैन अवी सतह पर सराहा जा रहा है। इवन टाइम्स मैगजीन इज शोइंग हिम ऑन हिज कवर एक मुस्बत तरीके में। सो वेराज ये बड़ी जबरदस्त बात है और एक पाकिस्तान की प्रोजेक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ी मुस्बत बातें की हैं, हमारे मिनरल रिसोर्सेज के हवाले से, हमारे टूरिज्म के हवाले से, हमारी यूथ के हवाले से, एवरीथिंग दैट वी हैव टू ऑफर। मगर एट द सेम टाइम ये भी कहना था कि हमारी सिमत दुरुस्त हो चुकी है, स्टेबलाइजेशन हमने अचीव कर ली है। अब 2020 साल होगा जब नौकरियां फराम की जाएंगी अवाम को, जब हम एक ग्रोथ के फेज के अंदर आ जाएंगे। और पिछले 30 साल में जो लैक ऑफ गवर्नेंस रही है, बुरी हुक्मरानी रही है, वो वजह है जिसकी वजह से हमने अपना ट्रू पोटेंशियल जो है वो रीच नहीं किया। देखिए, काश तकारीर से जो है वो हकायक छुपते, या काश तकारीर से जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो तब्दील होती। तो एक दफ़ा एक और तकरीर की थी और उस तकरीर पे बड़े चर्चे हुए, जी मुस्लिम अम्मा के नए लीडर पैदा हो गए हैं, अब मसला कश्मीर मुस्तकिल बुनियाद पर हल हो जाएगा और जो मकबूजा कश्मीर है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान उसको ले लेगा। इस किस्म का तासुर उस तकरीर में आपको याद होगा कि दिया गया था। और इतनी सेलिब्रेशन हुई, उसके बाद क्या हुआ, कश्मीरियों का क्या हुआ, उस सारे इशू का क्या हुआ, वो कहाँ भुला बैठे इमरान खान साहब। तो तकारीर जो है वो डेवोस का एक इंटरनेशनल फोरम है, वहाँ पर इनकी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की एक सेलिब्रिटी और ग्लैमर अपील है, वहाँ उन्होंने चंद बातें की हैं और यही किस्म के दावे और वादे वो आवाम से भी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल अब फिर से पता नहीं कितनी तब्दीलियां वो प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान की ये है कि आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर झगड़े शुरू हो गए हैं, एक फूड इनसिक्योरिटी का यहाँ माहौल है और टैक्स कलेक्शन, आप जो इदारा देखें उसके इदारे खुद, इनकी तैनाती, उनके सरबराह हैं वो खुद मायूसी का शिकार हैं। तो मुल्क में एक लीडर जो है वो होप नहीं क्रिएट कर पा रहा, चेंज नहीं कर पा रहा, और जो उनके पुराना नैरेटिव था वो तो आपने देखा कि एक साल में जो उनका करप्शन 1 पॉइंट एजेंडा था इमरान खान साहब का फॉर ऑल दीज इयर्स, वो है करप्शन का खात्मा। इस वक्त हाल ये है कि करप्शन जो है वो उरूज पर है और इर्द गिर्द उनके लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं वो आप ही इन्वेस्टिगेट करेंगे और आप ही रिपोर्ट्स लेके आएंगे। तो एक तकरीर जो है उसका एक मे बी कुछ घंटों के लिए एक ट्रेंड चल जाएगा सोशल मीडिया पे, लेकिन अवाम के ऊपर और पाकिस्तान की जो तकालीफ हैं
उसको कम करने में उसका कोई किरदार नहीं होगा। अच्छा, ये मलिक साहब, आप इसको फकत एक ट्रेंड के तौर पे देख रहे हैं कि ट्रेंड चल जाएगा जिस तरह आपकी नफीसा बीबी कह रही हैं? क्या वाकई वजीर आजम कोई उम्मीद जो है वो नहीं espouse कर चुके, नहीं जगा सके आम आवाम के अंदर पिछले 1 साल में? ही वॉज हिमसेल्फ वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, कहते हैं 40 साल का मेरा तजर्बा रहा है पब्लिक डोमेन के अंदर, मगर पहली बार पिछले 1 साल के अंदर मैंने इतनी तनकीद का सामना किया है क्योंकि मैं सख्त फैसले कर रहा था इस मुईशत के लिए। यानी कि हर हुकूमत आती है और आसान फैसले करती है, बोरोइंग करती है, पीएसडीपी डेवलपमेंट के अंदर पैसे खर्चती है कि अगले 5 साल बाद फिर जीत के आ सकें, मगर लॉन्ग टर्म के अंदर सख्त फैसले करना कि भाई हम एक दफा पटरी पे चढ़ जाएं, गामजन हो जाएं, खुद मुख्तार हो जाएं, वो फैसले बकौल इमरान खान साहब उनकी हुकूमत ने 1 साल में किए और उन्होंने बड़ा भुगता है तनकीद को। मीडिया ने जो उनके ऊपर निछावर किया, आई थिंक मीडिया के ऊपर तो आजकल ज्यादा बरस रही है हुकूमत, बट ओवरऑल इन द कंट्री। जी मेहर, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने प्राइम मिनिस्टर की वो देखी है, सुनी है सारी बात। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि शायद प्राइम मिनिस्टर कुछ चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं। अगर तो वो ये समझते हैं कि IMF का जो स्टेबलाइजेशन पैकेज है उसके साथ पाकिस्तान का अपना स्टेबलाइजेशन का एक्सपीरियंस क्या है, तो उसके पास हमारे पास केस स्टडी है, 22 डिफरेंट IMF के प्रोग्राम हैं जो हमने लिए हैं, और ये करेक्टिव मेजर्स जिनको बुनियाद बनाकर स्टेबलाइजेशन की तवक्को की जा रही है, और उसके साथ ग्रोथ को उसके साथ लेकर चलना, यहाँ सवाल था गवर्नमेंट का। IMF ने तो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी और वो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस उन्होंने दिया, एक पैकेज आया जिसको मनोवन हमने तस्लीम किया, और उसमें हमने वो फैक्टर्स भी ऐड ऑन किए जो कि पिछली गवर्नमेंट्स रेजिस्ट करती थी, जिनका ताल्लुक इन्फ्लेशन के साथ है, आम आदमी के साथ है। ठीक है, चले प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ने ये फैसला किया कि ये क्योंकि मॉनेटरी फंड की रिक्वायरमेंट है तो इसको हम इस अंदाज में इम्प्लीमेंट करेंगे और ये स्टेबलाइजेशन की तरफ चली जाएगी बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रोजेक्शन हमें मिल रही है ग्रोथ की, वो 3 साल के बाद 2.567 तक जा रही है, इससे ज़्यादा जा नहीं रही। अच्छा, मगर वज़ीर आज़म ये तवक्को कर रहे हैं कि इस ग्रोथ के साथ जो प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे थे, उन्होंने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म से स्टेबलाइजेशन के साथ ग्रोथ को साथ पूछा। उन्होंने कहा आपकी इकॉनमी किस रेट पे ग्रो करेगी। ऑब्वियसली मस्ट बी नोइंग इट, वो प्रोग्राम मॉडरेट कर रहे थे, तैयारी करके बैठे होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसका जवाब प्रॉपरली उनको दिया नहीं, थोड़ा शाय वे कर गए और कहा कि डोंट वरी वी विल हैंडल। तो यहीं पर वो तनकीद है जो वज़ीर आज़म जिसको इंसल्ट कह गए पहले, उन्होंने बाद में अपनी पॉलिटिकल करेक्टनेस उन्होंने फौरी तौर पे लाई, अच्छा किया लाई। तो आपको भी यकीन नहीं है, आपको भी लग रहा है कि वज़ीर आज़म को भी फुली यकीन नहीं है कि ये 2020 ईयर 2020 ग्रोथ का साल होगा मईशत के लिए और नई नौकरियां, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाएगी? नहीं, इस परसेंटेज ऑफ ग्रोथ के साथ तो कोई भी इकोनॉमिक पंडित भी इसको नहीं कहेगा कि इसके साथ आप इन्फ्लेशन को, जॉब एम्प्लॉयमेंट को, वर्क एनवायरनमेंट को इवन आप किसी तरह से बेहतर कर पाएंगे। तो ये थोड़ी फार फेच्ड है प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्योंकि जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, नफीसा बीबी ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने जो कहा है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है कि यानी आप फूड सिक्योरिटी जैसे मामलात में गवर्नेंस की चेन ऑफ फेलियर्स है, जिसके नतीजे में ये सब हुआ। और उसके बाद आप देखें कि कितना आज मैं पुरजोर मजम्मत करना चाहता हूँ जो आज इन्होंने गिमिक किया। ये कल मैंने पढ़ा, जाहिद हुसैन साहब ने आपके ही पेपर पे लिखा था, बड़ा अच्छा था, जो उन्होंने लिखा कि ये गवर्नमेंट ऑफ स्टंट्स, पॉपुलिज्म ढूंढने के तरीके। वो फैसल वाउडा उनके मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या हरकत की। आज देखें पंजाब हुकूमत ने, उज़मा हमारी स्पोक्स पर्सन हैं, वो उन्होंने कल इस आटे के बोरान पर बात की, आज हुकूमत ट्रक उठाकर उनके घर के बाहर खड़ी हुई। I mean, I don't understand कि उसको, वैसे honestly I don't understand इतना बड़ा उसको क्यों इशू बना रहे हैं। Can be looked at in a lighter vein as well? नहीं, देखें, बेसिकली मेहर, ये एक आप किसी को एम्बेरस करने के लिए कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं?
سلمان شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اکنامک ایڈوائزری بھی کر رہے ہیں پنجاب حکومت کے لیے بھی, اینڈ آئی لائک ٹو انڈرسٹینڈ فرام ہز پوائنٹ آف ویو. جب وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ 2020 دس ایئر ول بی دا ایئر فار گروتھ اینڈ جابس, کیا واقعی جو انفلیشن کے گیون ریٹس ہیں ابھی سلمان شاہ صاحب, جو ہمارا ایک گروتھ ریٹ ہے, اس سے واقعی اسی سال ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ نئی امپلائمنٹ کریٹ کی جائے گی, مزید اور نوکریاں دی جائیں گی لوگوں, کہتے ہیں جو ہمارے وعدے تھے وزیر اعظم نے کہا وہ اس سال اب ہم ان کو پورا کرنا شروع کر دیں گے؟ آئی تھنک وہ سٹارٹ تو ڈیفینیٹلی 2020 میں ہوگا, اور اس میں جو لیڈ آئے گی وہ بیسکلی ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز چل پڑے ہیں. فیصل آباد میں ایک بہت بڑا ہم نے کیا جس میں چائنیز انٹرسٹ خاصا زیادہ ہے, اینڈ آئی تھنک ڈریون بائی سی پیک اینڈ چائنیز انویسٹمنٹ تو یہ معاملہ شروع ہو جائے گا جی. اور ساتھ ساتھ آئی تھنک کہ ہمارے اپنے جو انٹرپرینیورز ہیں یا اپنے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے بھی بے شمار اپرچونیٹیز ہیں, کیونکہ اب جو ری الائنمنٹ ہوئی ہے ایکسچینج ریٹ کی, اس کی وجہ سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بہت بڑی اپرچونیٹیز آ گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت وائبل ہو گئی ہیں, اور ایون ہماری جو لوگ اپنے کارخانے کیوں بند کر رہے ہیں پھر, چاہے گاڑیوں سے لے کے اپنی فیکٹریاں بند کی جا رہی ہیں, منتقل کی جا رہی ہیں. جی, کیونکہ جی تو اس میں ڈیفینیٹلی ایک انٹرنل مارکیٹ جو ہے اس میں وہ چیزیں بنیں گی, یہاں پہ جو بنیں گی فار دی انٹرنل مارکیٹ وہ چلیں گی, اور یہاں پہ جو چیزیں بنیں گی فار ایکسٹرنل مارکیٹ وہ چلیں گی. جو چیزیں امپورٹ کے اوپر بیسڈ ہیں, مثلاً اگر گاڑیوں کی ہم بات کر لیں, اگر تو 90% لوکل پارٹس ہیں تو وہ چلیں گی, اگر اس میں 90% امپورٹڈ پارٹس ہیں تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا. سو یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہیں یہ آپ کے لیے بڑی پینفل بھی ہیں لیکن ضروری بھی ہیں. سو ہم ایڈجسٹمنٹ فیز میں رہیں گے. آپ کے مطابق کوئی نوکریاں جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی اس سال, اور کتنی ہوں گی؟ سو جسٹ گیو می اے نمبر اراؤنڈ اباؤٹ ایگریگیٹ اور سم تھنگ. آئی تھنک اس طرح سے پروجیکٹ کرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی, بٹ انویسٹمنٹ کے نمبر جو ہیں وہ ہمیں آئی تھنک کہ وہ بتدریج بڑھیں گے, اور 2-3 بڑی اگر انویسٹمنٹس چائنا سے آتی ہیں تو $2-3 بلین کی انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی میں آ سکتی ہے. اور ہم نے آلریڈی دیکھا ہے کہ بہت سی انویسٹمنٹ آپ کی ٹی بلز میں آ رہی ہے, وچ از ناٹ دیٹ پروڈکٹیو, بٹ ایک وہ امیج دنیا میں بنتا ہے کہ یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے اور اس کو پاکستان سروس بھی کر سکتا ہے. یہ پہلے اسٹیپس ہوتے ہیں ٹو انٹروڈیوس. اوکے سر, کوئکلی ایک لے مین کے لیے سمجھا دیجیے, ہائی انٹرسٹ ریٹس, ہائی انفلیشن, کس طرح جو ہے لوگوں کو بھی موبلائز کیا جائے گا کہ وہ بزنس اسٹارٹ کریں, کام کریں, حرکت میں؟ ہم نے تو پاکستان میں 25% کے بھی انٹرسٹ ریٹس دیکھی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ 2001 میں وی ہیڈ the lending rate was 23-24%. انفلیشن اس ملک میں 24-25% بھی دیکھی ہے. ابھی ہماری انفلیشن زیادہ ہے, اور اٹ از ڈیفینیٹلی ویری پینفل جو پروسیس اس وقت چل رہا ہے, بٹ آئی تھنک وی آر کمنگ آؤٹ آف دیٹ ٹرانسفارمیشن. اب ہماری جیسے میں نے کہا کہ اکنامک انسینٹیوز خاصی حد تک چینج ہوئے ہیں towards domestic production. ٹھیک ہے سر, بہت بہت. تو once domestic production ہوگی تو اس میں پھر جابس بنیں گی, اور یہ اس وقت ہماری ایگریکلچر, اس وقت ہماری مینوفیکچرنگ اینڈ ایون سروسز جو ہیں وہ دنیا میں بہت کمپیٹیٹو ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت بہت شکریہ. دلیپ عباس صاحبہ بتائیے گا کہ کیا واقعی جس طرح نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, عمران خان کا ایک اورا جو ہے ایز کوٹ اینڈ کوٹ شی سے سیلیبریٹی اینڈ گلیمر اپیل جو ہے اس کی وجہ سے the world is still kind of fascinated by our prime minister, but there's no substance, so to say. دیکھیں وہ مہر ایک فیکٹس ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی اسیس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ اکانومی موڈیز نے کہا کہ جی رسکی تھی, انسٹیبل تھی, سال بعد سٹیبل ہو گئی ہے, انہوں نے ہمیں ریٹنگ دی, اور موڈی کی ریٹنگ جو ہے وہ ساری دنیا, سارے انویسٹر پڑھتے ہیں. 78% فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انکریز ہو گئی پہلے سال. اس کے علاوہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ 3 مہینے
سب سے ٹاپ سٹاک مارکیٹ دنیا کی تھی. چلیے لیکن اس کے بعد آپ کا سروائیول بہتر ہو جاتا ہے. آپ کا یہ نقطہ دلچسپ ہے کہ اداروں اور وزیرا کے اداروں کی 30 سال سے تباہ کاری کی گئی ہے اور اب ان کی درستگی کرنی ہے ہم نے. فیکٹ ریمینز کہ اگر پنجاب کا ہی کیس دیکھ لیجئے تو پوری کی پوری شہباز شریف صاحب کی وہی ٹیم لگائی ہے جو شہباز شریف صاحب نے ٹرین کی تھی. اینڈ بیکاز پیپل دی انسائڈرز ہو نو کس طرح تب سسٹم چل رہا تھا انڈر شہباز شریف صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بابو ایک بیوروکریٹ شہباز شریف کے ساتھ 1-1.5 سال نکال لے تو وہ آنکھیں بند کر کے آپ اس کو لگا دیں, وہ اتنا رگڑا کھا چکا ہوتا ہے, اتنا کام کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے that he will deliver. جو آورز کیا تھے شہباز شریف صاحب کے جو میں ذاتی طور پہ بھی جانتی ہوں, بزدار صاحب کے بھی جو میں ذاتی طور پہ بھی جانتی ہوں, آپ کو وقفے کے بعد بتائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا اصل فن کام نکلوالنا ہے یا اصل فن ایکچولی یہ ہے کہ بھی آپ سسٹم کو سمجھیں یہ چلتا کیسے ہے. ایک وقفے کے بعد آپ سارے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین, ڈیووس میں وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کے سویلین اور ملٹری جو ریلیشن شپ ہے اور ہم آہنگی ہے اس کے اوپر بھی بین الاقوامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے روشنی ڈالی. ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلی حکومت ہے جس کے ساتھ ملٹری فوج جو ہے وہ مکمل طور پہ آن بورڈ ہے. فرسٹ گورنمنٹ وچ از ٹوٹلی بینگ سپورٹڈ بائی دا ملٹری کوٹ ان کوٹ. ان کا یہ کہنا تھا یہ اس اعتماد کی وجہ سے ہے جو ہماری حکومت ایک صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ کلین گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہے. سویلین لیڈرشپ جو ہے ماضی کی وہ ہمیشہ چاہتی تھی ملٹری کو کنٹرول کرنا کیونکہ وہ ولنریبل تھے اپنے داغدار دامن کی وجہ سے, اپنے کرپشن کی وجہ سے, جس کے کٹے چٹے مکمل طور پہ ملٹری جانتی تھی اپنی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسی کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ماضی میں حکومتوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ملٹری کو. ان کا کہنا تھا I've had no problem with the military ever since I have come into the government. نفیسہ شاہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ ہم آن بورڈ ہیں, ایک سطح کے اوپر ہیں, ایک ایسے بین الاقوامی فورم کے اوپر جہاں فیٹف کی تلوار بھی سر پہ لٹک رہی ہے, یہ تو ہمارے حق میں جائے گا نا, کیونکہ ہمیشہ گلا شکوہ بین الاقوامی دنیا کا رہا ہے کہ یہاں جو ہیں ادارے خود سوچتے ہیں اور حکومتیں جو ہیں وہ تگڑی نہیں ہوتی, ان کے کنٹرول میں کچھ ہوتا نہیں ہے. آن دا سیم پیج, بینگ سپورٹڈ بائی دا ملٹری, میکنگ مائی اون ڈیسیژنز, یہ تو بہت مثبت رہے گا ہمارے لیے. دیکھیے ضرورت کیا پیش آتی ہے ان کو کہ بار بار وہ ملٹری کو ڈریگ کرتے ہیں ان سارے معاملات میں, اور یہ کہنا کہ یہ کلین حکومت ہے تو یہ تو اب ثابت ہو گیا کہ یہ ذخیرہ اندوزوں کی حکومت ہے. سیاستدانوں کو الگ تذلیل کیا, آپ نے پارلیمنٹ کی الگ تذلیل کی اور آپ نے اداروں کی الگ تذلیل کی. دیکھیں اینڈ دین واٹ ڈڈ دا پرائم منسٹر, ویٹ اے منٹ نا, واٹ ڈڈ دا پرائم منسٹر سے, آپ مہر تھوڑی بات میری سن لیں نا, واٹ ڈڈ دا پرائم منسٹر ڈو ود دا ایکسٹینشن ایشو, کیا کیا انہوں نے؟ فیر انف میرا سوال یہ میس نہیں کی انہوں نے, اداروں کے ساتھ میس نہیں کیا, اور صرف ملٹری کے ساتھ میس کیا ہے. He's messed with the judiciary, they've messed, PTI is messed with the judiciary, they messed with the election commission, they messed with the parliament. مگر کہیں نہ کہیں ان کی نیت, ان کو بھروسہ ہے کہ اداروں کو ان کی نیت پہ شک نہیں ہے جو وہ ادھر اتنے کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں. دیکھیں نیت پہ ہی شک ہے. اچھا ملک صاحب, آپ کے دور میں آج جو FATF کے ذریعے تمام تر اقدامات ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں وہ تمام تر ایسے اقدامات تھے جو اس انفیمس ڈان لیکس کا حصہ تھے, اس میٹنگ کا جس کی وجہ جس ایک میٹنگ نے اور ایک خبر نے اس ملک کا سیاسی منظرنامہ تبدیل کر کے رکھ دیا. تو آج جب ہمیں وہی کام کرنا پڑ رہے ہیں مگر جن کا ذکر جب اندرون خانہ ہوا تو اس کو بہت بھگتنا پڑا, وزراء کی گردنیں پیش کرنا پڑ گئیں, میڈیا کی اپنی پھینٹی لگ گئی, ایک وزیر اعظم نے شاید اپنی آپ کی حکومت نے اس کی قیمت ادا کی, تو کہیں نہ کہیں تو ایک بد اعتمادی تھی یا کچھ اور مقصود تھا ان ریٹروسپیکٹ اف یو فیل. تو یہ خان صاحب جب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کمپلیٹ ٹرسٹ ہے بیکاز وی آر پرسیوڈ ایز اے کلین گورنمنٹ اور ایک ٹرسٹ کی بات ہے, سو ہی از ناٹ ٹوٹلی رانگ دیئر. نہیں مہر, دیکھیں مجھے سول ملٹری ریلیشن شپ اگر گورنمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں اس میں کوئی ایسے ایشوز نہیں آ رہے تو اچھی بات ہے, مجھے اسے اعتراض نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. تو اس پہ مجھے آئی وونٹ ہیو اے ویری, اس پہ میں کوئی خاص نقطہ نظر نہیں رکھوں گا. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے جس کو کر لینا چاہیے کہ دیکھیں یہ معاملات جیسے فاٹف ریلیٹڈ ایشوز ہیں,
तो उसमें स्टीयरिंग व्हील पे कौन है? क्या स्टीयरिंग व्हील पे गवर्नमेंट है या स्टीयरिंग व्हील पे इंस्टीट्यूशन की ड्रिवन कैंपेन है जो हेल्प कर रही थी ज़रबुल अज़्म में भी, या जो कैंपेन थी जो इनिशिएट हुई इन द प्रीवियस गवर्नमेंट? और अगर वो इख्तलाफ जो एक डॉन लीक्स का इख्तलाफ था तो उसका कंटेंट क्या था कि वो पूरी बात थी क्या? क्या जो आज फाटफ के लिए आज की हुकूमत इक़दामात उठा रही है तो क्या वही सब्जेक्ट मैटर नहीं था कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस की सरपरस्ती खत्म करनी है, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है? यहाँ स्टेट की पॉलिसी के शिफ्ट का सवाल है, डुप्लिसिटी रोकनी है रियासत में। देखिए यहाँ स्टेट की पॉलिसी के शिफ्ट का सवाल है। शिफ्ट हुआ है ना? एब्सोल्युटली शिफ्ट हुआ है, और ये कोई हिडन आई एम ट्राइंग टू आस्क यू कि आप लोगों का कहना रिजल्टेड इन chaotic repercussions, ठीक है, वो नताइज हमने सामने देखे। इधर फैटफ के साथ एक हम सक्सेसफुली हैंडल कर रही है गवर्नमेंट विद द मिलिट्रीज बैकिंग, ऑन द सेम पेज। सिक्योरिटी इश्यूज हैं, मेरे लिए इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि कौन लीड कर रहा है कौन नहीं, एज लॉन्ग एज रियासत पाकिस्तान इज कमिंग आउट ऑफ दिस सक्सेसफुली। बट अगेन आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि अगर वजीर आजम ये कह रहे हैं कि वी आर ऑन द सेम पेज, वी आर कंप्लीटली ऑन बोर्ड, आप सबको तो सराहना चाहिए बिकॉज ये रियासत पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। नहीं, देखिए जो उसकी जो लॉजिक वो दे रहे हैं, मैं इस पर एतराज़ करता हूँ कि वो बहसीयत वज़ीर आज़म अगर ये इमरान खान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बात करे तो आई हैव नो प्रॉब्लम, बट वंस ही विल स्पीक एज अ प्राइम मिनिस्टर देन येस आई विल हैव इशूज़ फॉर दैट। अगर बहसीयत वज़ीर आज़म वो डेवोस जैसे इंटरनेशनल फोरम पे जाकर फैक्चुअली इनकरेक्ट बात, और आप देखें क्या बात वो कर रहे हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट, गलत बात क्या की उन्होंने सर? मुख्तसरन वक्त कम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो ये कहें कि ये पिछली हुकूमतों के सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप स्ट्रेंज थे इस बुनियाद पर कि उन एजेंसीज को पता था कि इनकी करप्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, डू यू फाइंड इट सेन इवन सेन टू से दैट? इज इट फेयर टू से दैट अंदलीप अब्बास साहिबा? इज इट फेयर? क्या वजीर आजम का ये बयान होना चाहिए? अंदलीप साहिबा क्विकली प्लीज। इसमें मेहर दो फैक्ट्स हैं। ये जो FATF का मामला है कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला, इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला, 5 साल के रिव्यू में आया और उसमें 2 फैक्टर्स आए। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग इन लोगों ने बंद नहीं की, ना उसके पूरे एक्ट में और ना उसके तदारक में, और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की वजह से ब्लैक लिस्ट करवाया, ग्रे करवाया पाकिस्तान को, अब जब हम इक़दामात ले रहे हैं और वो चीनी वाला और पापड़ वाला और फलूदे वाला निकल रहा है, तो अब ये लोग चीखे मार रहे हैं। तो जब इसमें तो किसी ने, फौज ने नहीं कहा था इनको कि जी तुम मनी लॉन्ड्रिंग बंद ना करो, ये तो नहीं कहा था कि यान अलगी अगर पकड़ी जाएगी तो उसके अकाउंट्स में से वही अकाउंट्स निकलेंगे जो इनके निकले हैं, तो उसको आप मत करें। ये तो एक हकीकत है। देखें 20 करोड़ अवाम, हेलो, यस कंटिन्यू, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। 20 करोड़ अवाम की चीखें निकलवाई हैं इन्होंने, भूख से चीखें निकल रही हैं, बेरोजगारी से चीखें निकल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा बीबी, अंदलीप साहिबा, मलिक साहब, बुज़दार साहब फिर रह गए, मगर मुझे ये एक फीलिंग है कि ये केस जो है ये रिडंडेंट नहीं होगा। बुज़दार इज हेयर टू स्टे, सो द इश्यूज आर हेयर टू स्टे। ये जो प्रेशर ग्रुप है, खबरें हमारे पास यही आ रही हैं कि प्रेशर ग्रुप बुज़दार साहब की एडवाइस पे ही, उनके मशवरे के ऊपर ही कायम किया गया है कि ब्यूरोक्रेसी जिसको चंद माह कबल तगड़ा किया था और तमाम तर इख्तियारात IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दे दिए गए थे, वो एक बार फिर एक वापस चीफ मिनिस्टर के पास आ जाएं, क्योंकि चंद महीनों से वो फकत एक सेरेमोनियल वजीर आला के तौर पे हैं। ये खबर कि ये प्रेशर ग्रुप के पीछे बुज़दार साहब खुद हैं, हम मजीद इसकी तफसीलात आपसे कल शेयर करेंगे। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।